मेडावल एज पे ज्यादातर हिजरी संवत इस्तेमाल हुआ है, हिजरी कैलेंडर इस्तेमाल हुआ है। तो ये हिजरी संवत जो है वो इससे संबंधित है। हिजरी संवत हिजरत से जुड़ा हुआ है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की यात्रा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको जो है हिजरी संवत कहते हैं। ठीक, अब देखिए कनिष्क के बाद फिर जरा आगे बढ़ते हैं। कनिष्क हो गए और कनिष्क के बाद एक और कुषाण शासक की चर्चा आती है और उसका नाम मिलता है हुविष्क। ये ध्यान रखिएगा कि हुविष्क के सिक्कों पे सबसे अधिक हिंदू देवी देवताओं की आकृति अंकित है। शिव की आकृति भी है, स्कंद की आकृति भी है, विष्णु की आकृति भी है। ऐसे कई देवी देवताओं की आकृति हुविष्क के सिक्कों पर प्राप्त होती है। हुविष्क का एक सिक्का जो है वो मौर्योत्तर काल का मथुरा से ही मिला हुआ है। उस सिक्के पर जो है एक देवता खड़ा हुआ है, उसके एक हाथ में चक्र है और दूसरे में वो ऊर्ध्वाधर लिंग लिए हुए चित्रित है। तो चक्र का मतलब हुआ ये कृष्ण या विष्णु से संबंधित है और लिंग का मतलब ये शिव से संबंधित है। तो ये कृष्ण या विष्णु और शिव के समन्वित रूप को दिखा रहे हैं, इनको हरिहर कहते हैं। हरिहर की पहली आकृति कुषाण शासक हुविष्क के सिक्के पर ही मिलती है। याद रखिएगा विष्णु की पहली आकृति, विष्णु जो भगवान विष्णु है उनकी पहली आकृति पांचाल जनजाति के शासक विष्णु मित्र के सिक्कों पर प्राप्त होती है। और शिव की पहली आकृति अगर देखा जाए तो शिव की पहली आकृति इंडो ग्रीकों से स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लगता है कि इन्हीं के समय पर त्रिशूल की आकृति का अंकन होने लगा था। भारत आने वाले पहलो या पार्थियन शासकों ने, शक शासकों ने अपने सिक्कों पर त्रिशूल की आकृति अंकित करवाई है। और उसी क्रम में जब कुषाण आते हैं तो स्पष्ट रूप से शिव, नंदी, त्रिशूल, इन तीनों की आकृतियां क्लियरली उनके सिक्कों पर दिखाई देती हैं। तो शिव की आकृति की बात कही जाए, विष्णु की आकृति की बात कही जाए, एक सवाल और पूछा जाता है कि विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है। यह भी ध्यान रखिएगा मथुरा से ही प्राप्त हुई है और तकरीबन मौर्योत्तर काल की ही है। तो मथुरा कुषाण काल में मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र बन भी गया था। तो कुषाण शासक हुविष्क के सिक्कों पर सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां अंकित हैं। इनके एक सिक्के पर जो है एक देवता हाथ में ऊर्ध्वाधर लिंग लिए है, दूसरे हाथ में चक्र लिए हुए है। कुषाण शासक हुविष्क का मथुरा से एक लेख मिला हुआ है। उस लेख में एक आटा पीसने वाली श्रेणी का उल्लेख आता है। उस श्रेणी के पास एक ब्राह्मण ने कुछ धन जमा कराया था ताकि उसके ब्याज से बाकी ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था की जा सके। तो ये बैंकिंग व्यवस्था का पहला उदाहरण दिखाई पड़ता है। बैंकिंग व्यवस्था के पहले उदाहरण के तौर पर हम लोग इसको मान सकते हैं। फिर इसके बाद और भी कुषाण शासक हुए, लेकिन उनका कोई खास इंपॉर्टेंस रह नहीं गया था। फिर वो नामों का रिपीटिशन था। तो ये कुल मिलाकर जो है मौर्योत्तर काल के जितने भी राजवंश थे उनसे संबंधित ये डिटेल्स हो गई जाके। अब अगर हम लोग लगे हाथ मौर्योत्तर काल की इकोनॉमी को भी देख लें, सोसाइटी को भी देख लें, रिलीजन को भी देख लें और थोड़ा सा आर्ट के पोर्शन को भी देख लें मौर्य से रिलेट करा के, तो निश्चित रूप से हमारे पास काफी अच्छे फैक्ट्स आ जाएंगे। तो जैसे आइए एक बार देखते हैं किस तरीके से मौर्योत्तर काल का समाज जो है वो आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले हम समाज की ही चर्चा करें। देखिए समाज में आप जानते ही हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये क्रम बना हुआ था, लेकिन इस क्रम को हम फॉलो अप होता हुआ देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो पुरोहिताई का काम करें, क्षत्रिय जो है वो शासन कार्य करें, वैश्य जो है वो व्यापार वाणिज्य का काम करें और शूद्र जो है वो सेवा वृत्ति करें।
तो ये कभी फॉलो अप नहीं हो पाया। आप देखिए महापद्म नंद जो था उसको जाति का शूद्र ही कहा गया है, लेकिन महापद्म नंद ने जो है वो शासन किया, तो शूद्र ही शासन कर रहे थे। इसी तरीके से आपने देखा मौर्योत्तर काल में शुंग राजवंश ब्राह्मण है, कण्व राजवंश ब्राह्मण है, सातवाहन राजवंश ब्राह्मण है, और वो क्या कर रहे हैं, वो शासन कर रहे हैं। प्लस जब यहाँ पर विदेशी शासक आते हैं, ग्रीक आ गए, शक आ गए, पहलव आ गए, कुषाण आ गए, तो चूंकि उनके हाथ में राज सत्ता थी तो ब्राह्मण उनकी अवहेलना तो कर नहीं सकते थे। तो इसलिए ब्राह्मणों ने कहा कि भाई ये जो विदेशी शासक हैं ये विदेशी नहीं है, बल्कि इन शासकों के विषय में कहा गया कि ये व्रात्य क्षत्रिय हैं, है ना, कहा गया ये क्षत्रिय ही है, लेकिन ये वैदिक नियमों को नहीं मान रहे थे, तो ये व्रात क्षत्रिय है, यानी वैदिक नियमों से ये च्युत हो गए थे। भागवत पुराण और मनु स्मृति में कहा गया कि ब्राह्मण धर्म की अवहेलना के कारण ये लोग गर्तावस्था में गिर गए थे, पुनः विष्णु पूजन के माध्यम से इनको ब्राह्मण धर्म में शामिल कर लिया जाएगा। तो ब्राह्मण धर्म की अवहेलना के कारण ये लोग गर्तावस्था में गिर गए थे, पुनः विष्णु पूजन के माध्यम से इनको ब्राह्मण धर्म में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ये व्रात नाम हटता चला गया और ये सिर्फ क्षत्रिय बचे जाके। फिर इसी तरीके से आप वैश्यों और शूद्रों को देखिए, तो क्योंकि मौर्योत्तर काल में आर्थिक बहुत डेवलप हुआ है, इकोनॉमी बहुत डेवलप हुई है, तो वैश्यों के हाथ में समृद्धि खूब आ गई थी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि वैश्यों ने अपने को तीसरे नंबर पे मानने से मना कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे महात्मा बुद्ध के समय पर भी वैश्यों ने कहा भाई तीसरे नंबर पे हम नहीं है, हम भी बराबर हैं। पुराणों में उल्लेख आता है कि कलयुग में आकर वैश्य और शूद्र कर देना बंद कर देंगे और ऊपर के दोनों वर्णों का विरोध प्रारंभ कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि इस समय वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, और ये सुचारू रूप से जो नहीं चल रही थी उसी की वजह से मनु स्मृति में काफी कुछ विधान वर्णित किए गए। कुछ चर्चा मनु स्मृति पर भी हो जाए, जिनकी वजह से काफी कुछ विधान यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। जैसे मनु स्मृति कब से कब तक लिखी गई, तो सामान्य रूप से झांसी माली कहते हैं कि ये 100 AD से 300 AD के बीच में लिखी गई है, यानी मौर्योत्तर काल से जस्ट गुप्तों की स्टार्टिंग तक लिखी गई है। लेकिन इसके अंदर काफी कुछ विवरण ऐसे हैं जो गुप्तों के समकालीन पढ़ रहे हैं, तो अब इतिहासकार कहते हैं कि ये 100 to 500 हो सकती है या 100 से भी पहले की हो सकती है। तो तकरीबन 500-600 साल तक कोई भी एक आदमी तो किसी ग्रंथ को नहीं लिख रहा होगा। तो कहा जाता है हो सकता है किसी एक ही परिवार के लोगों के द्वारा लिखी गई हो, कोई एक ही ऋषि के वंशज रहे हो, उन्होंने लिखा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अलग अलग समय पर लोगों ने मनु के नाम पर उनके विचारों को संकलित कर लिया हो। क्या किया गया है वहां पर संकलन के तौर पर, क्या चीजें लिखी गई हैं, खासतौर से सामाजिक व्यवस्था के विषय में ही चला जाए तो जैसे वहां पर वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया है, मतलब कहा गया ये जो रूप है यही सही है, इसी को होना चाहिए, पर ये रूप तो चल नहीं रहा था। मनु भी इस बात को जान रहे थे, इसलिए मनु स्मृति में वर्ण संकर जातियों का उल्लेख भी आया है। तकरीबन 60-61 वर्ण संकर जातियां थी जिनका उल्लेख मनु स्मृति में आया है। मनु ब्राह्मणों के विषय में उनके विशेषाधिकारों को बाकी रखते हैं। जैसे मनु कहते हैं कि किसी ब्राह्मण के द्वारा किसी शूद्र की हत्या कर दिए जाने पर उसको वही पाप लगता है जो कुत्ता बिल्ली कौवा मारने पर लगता है। मनु ब्राह्मणों को मृत्यु दंड न दिया जाए इसकी सिफारिश भी करते हैं। मनु ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण अगर चोरी कर ले तो उसे अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड दिया जाए। मनु ये भी कहते हैं
कि ब्राह्मण अगर भिक्षा मांगकर अपनी आजीविका ना चला सके तो उसको शूद्र का भी अन्न ग्रहण करने का अधिकार है। इसे मनु ने आपद धर्म की संज्ञा दी है, आपत्ति काल का धर्म। हालांकि याज्ञवल्क्य ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि ब्राह्मण को पतितों का अन्न नहीं खाना चाहिए, इससे उसका ज्ञान घटता है। लेकिन यहां पर ब्राह्मण के आपत्तिकालीन कार्यों को मनु ने परिभाषित किया हुआ है। फिर मनु वैश्यों और शूद्रों के प्रति बहुत कटुतापूर्ण विचार वर्णित करते हैं। अब मनु करते हैं, मनु के नाम पे कोई और कर रहा है। खास तौर से शूद्रों की बहुत सारी ऐसी कार्यवाहियों का उल्लेख मनु ने किया है जो समाज में या वर्ण व्यवस्था में उच्च वर्णों के विरोध में थी। और शायद इसीलिए मनु ने बड़े गुस्से में लिखा है कि अगर कोई शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट ली जाए, और अगर कोई शूद्र वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाए। हालांकि मनु स्मृति में ही कुछ विद्वान कहते हैं कि शूद्र शिष्य, शूद्र अध्यापकों का उल्लेख है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मनु स्मृति में शूद्रों, मलेच्छों, चांडालों, इन सब के प्रति बहुत ही घृणा प्रकट की गई है। मनु स्मृति में महिलाओं की सिचुएशन क्या है? मनु स्मृति में महिलाओं के विषय में जो है मिले जुले विचार हैं। एक जगह मनु कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजयन्ति रमन्ते तत् देवता, जहां नारियों की उपासना की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। और वहीं दूसरी जगह मनु ये भी कहते हैं कि स्त्री को अपने पति की देवता के समान उपासना करनी चाहिए, भले ही उसका पति लंपट, मूर्ख अथवा धूर्त क्यों ना हो। मनु विवाह विच्छेद की अनुमति भी प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था कहते हैं। हालांकि कुछ परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की अनुमति है, लेकिन पति के तौर पर मनु पुरुष को यह विशेषाधिकार देते हैं कि वो जब चाहे अपनी पत्नी को छोड़ सकता है और जब चाहे अपनी पत्नी को रिवर्स ले सकता है। तो ये मौर्योत्तर काल के सामाजिक जीवन की भी थोड़ी सी झलक थी। यहां पर हम एक फर्क पाते हैं। फर्क ये है कि सातवाहन नरेश जो अपनी मां के नाम से जाने जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि शासन कार्य में महिलाओं की भागीदारी सातवाहन समाज में बढ़ी हुई थी। गौतमी पुत्र शातकर्णी, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, या फिर नागनिका का नाना घाट लेख। तो कुल मिलाकर ये हो गया जाके मौर्योत्तर काल के सामाजिक जीवन का। अब अगर आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भी कर ले तो मौर्योत्तर की कंडीशंस पूरी हो गई। तो आइए दोस्तों देखते हैं इकोनॉमी के सेगमेंट को कि क्या क्या चीजें हैं और वहां से क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। पहले इकोनॉमी पे आपको एक मैप दिखा दे जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि मौर्योत्तर काल के आर्थिक को पढ़ना किस तरह है। उसके बाद हम लोग तय कर लेंगे कि इससे प्रीलिम्स के सवाल कहाँ से आते हैं। और जिस तरीके से पहले भी हम लोगों ने हर एक सेगमेंट को अलग अलग किया कि उससे प्रीलिम्स के सवाल कहाँ कहाँ से रिलेटेड हैं, उसी तरीके से यहाँ भी कर लेंगे। तो जो मैप की हम बात कर रहे थे आपसे, वो मैप ये है। इस मैप में आप भारत का जो व्यापार देख रहे हैं, ये पश्चिमी तट से होने वाला व्यापार, ये व्यापार जो है भारत का अरब सागर से होते हुए, ये अरेबियन गल्फ, लाल सागर से होते हुए, ये भूमध्य सागर और ये इटली तक पहुंचाया करता था। इसे भारत रोम व्यापार की संज्ञा दी गई थी। रोमन साम्राज्य इस समय एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में खड़ा हुआ था और उसका पूर्वी भाग जो था वो भारत में निर्मित विलासिता की वस्तुओं का प्रमुख ग्राहक बन गया था। इस व्यापार में उस रेशम मार्ग की विशेष भूमिका थी जिसको कुषाणों ने अपने अधीनस्थ ले लिया था। कुषाण साम्राज्य का मैप आप देख चुके हैं, रेशम मार्ग का मैप भी देख लीजिए आप, जो कुषाणों के साम्राज्य से हमको लाभ हुआ। ये जो आप पीले कलर से देख रहे हैं, ये रेशम मार्ग जा रहा है। ये फाइनली यह भूमध्य सागर में यरूशलेम के ऊपर के हिस्से पे
मॉडर्न टर्की का जो अनातोलिया वाला पार्ट है और ये सीरिया वाला सेगमेंट है, यहां जाकर ये खत्म होता था। इस रेशम मार्ग को अगर आप देखें तो ये जिन जिन हिस्सों से होकर निकलता था, तो ये देखिए आप, ये कोरिया साइड से आता था, नॉर्थ या ईस्टर्न चाइना साइड से आप कहिए, उस साइड से ये आता था और उधर से होते हुए ये चीन के हिस्सों से होता हुआ ये काशगर है ना, मर्व, यहां से होता हुआ आगे बढ़ता था। आप पहले ही देख चुके हैं कि कुषाण साम्राज्य काशगर वगैरह जीत चुके थे, ये हिस्से उनके नियंत्रण में आते थे क्योंकि ये मार्ग इतना टिपिकल था, उत्तर दक्षिण मध्य में बटा हुआ था। यहां से रेगिस्तानी हिस्सों से होकर निकलना पड़ता था कि बड़ी मुश्किल से जो भी रेशम व्यापारी यहां से बच के जाते थे, वो जाकर जो रेशम बेचते थे वो बहुत महंगा बिकता था। इस रेशम मार्ग का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, लेकिन इस रेशम मार्ग का उपयोग मौर्योत्तर काल में हुआ है, जब कुषाणों ने इस हिस्से को एक्वायर कर लिया। तो अब चीनी व्यापारी सीधे रोमन अंपायर नहीं पहुंच सकते थे। ऐसे में उन लोगों को अपना जो सामान था वो भारतीय व्यापारियों को बेचना पड़ता था और भारतीय व्यापारी बिचौलिए की भूमिका निभाने लगे। वो रेशम चीनी व्यापारियों से खरीद के उसको रोमन साम्राज्य को निर्यात कर दिया करते थे। प्लस रोमन व्यापारी भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में आते थे और यहाँ पर जो अभी आपने एक मैप पे बंदरगाह देखे, यहाँ से वो व्यापार करते थे। ये जो मैप आप देख रहे थे, इन हिस्सों से होकर वो व्यापार करते थे। अब इसमें ये जो पश्चिमी तट के बंदरगाह दिखाए गए हैं, ये मैं बड़ा कर दे रहा हूं। इस बार यूपीएससी ने भी जो है इसमें से ये चौल बंदरगाह पूछा था। तो चाहे चौल की बात हो, चाहे कल्याण की बात हो, चाहे सोपारा की हो, चाहे बेरीगाजा यानी भड़ौच की हो, चाहे बारबैरिकम जो लाहिरी बंदर कहलाता था उसकी बात हो, या उससे नीचे उतरते हुए ये जितने बंदरगाह देख रहे हैं आप, बाइजेंटियम से लेकर ये टिंडिस से लेकर मुजरिस से लेकर नेलसिंडा से लेकर पांड्यों की राजधानी कोल्ची यानी कोरकई, और उसके ऊपर ये उरैयूर अगरारू जो है, उरैयूर वाला पोडू का जो पांडिचेरी है ना, सोपात्मा, ये जो बंदरगाह जिसका पेरिप्लस ने उल्लेख किया है, और ये गंग बंदरगाह, इन सब क्षेत्रों के विषय में अगर आप देखें तो ये सारे बंदरगाह प्रमुख प्रमुख बंदरगाह थे जो इस समय व्यापार में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। इन बंदरगाहों को अक्सर करके पूछा भी गया है। तो जरा ये देखिए कि मौर्योत्तर काल का जो आर्थिक का चैप्टर आपको पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होंगी जहां से प्रीलिम्स के सवाल आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ भी हेडिंग बना लेते हैं, मौर्योत्तर का आर्थिक। और आर्थिक में जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कि कृषि का क्या स्थिति थी और पशुपालन की क्या स्थिति थी या शिल्प की क्या स्थिति थी, उसके बजाय चूंकि ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बेसिस जो चीजें हैं वो थोड़ा सा कम ध्यान देनी है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल तो निश्चित रूप से कृषि से जुड़े हुए दिखाई देंगे। वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से सवाल हैं। कृषि के अलावा इस टाइम पीरियड के शिल्प से जुड़े हुए भी सवाल हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि इस टाइम पीरियड पे व्यापार की बहुत उन्नति हुई, और इस व्यापार में आपको दोनों ही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, इन दोनों को लेंगे। प्लस आंतरिक बाह्य व्यापार के साथ साथ आप परिवहन के साधनों को भी ले लेंगे, प्लस आप उस व्यापार में इस्तेमाल किए जा रहे सिक्कों को भी ले लेंगे, प्लस इस व्यापार में प्रमुख भूमिका निभा रही श्रेणियों की गणना भी आप करेंगे, प्लस इस व्यापार में मुख्य भूमिका निभा रहे नगरों की चर्चा भी आपको करनी होगी। ये वो फ्रेम है जहां से प्रीलिम्स के सवाल आते हैं मौर्योत्तर काल के। अब जरा एक एक करके देखिए कि कृषि से रिलेटेड सवाल कहां से हैं, क्या चीजें हैं, कैसे पूछे गए हैं। जैसे
कृषि की अगर हम बात करें तो मनु स्मृति में सबसे पहले हमको ये दिखाई पड़ता है कि कृषि के संदर्भ में मालिकाना की चर्चा आती है। एक जगह मनु यही कहते हैं कि भूमि उसी की है जो पहले पहल उसे जोतता है, यानी किसान की है। और दोबारा मनु ये कहते हैं कि सभी भूमि राजा की है। ऐसा लगता है कि जब मौर्योत्तर काल की बात है, मनुस्मृति का कंटेंट लिखा गया तो वहां पर कृषकों का ही अधिकार था भूमि पर। तो मनु ने कहा भूमि उसी की है जो पहले पहल उसे जोतता है। और जब गुप्त काल की चर्चा आई, मनुस्मृति एक्सटेंड की जा रही थी, तो वहां पे चल के मनु ने कह दिया कि सभी भूमि राजा की है। मनु स्मृति और नारद स्मृति में बार बार चर्चा आती है कि भूमि की हदबंदी की जाए, पेड़ से, पहाड़ से, नदी नाले से भूमि की हदबंदी की जाए, यानी भूमि की सीमा रेखा तय की जाए। मनु स्मृति में एक बात और दिखाई पड़ती है, वो ये कि राज्य के पदाधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दान दिए जाने की चर्चा आती है। ये ध्यान रखिएगा कि राज्य के पदाधिकारियों को सर्वप्रथम वेतन के बदले भूमि दान दिए जाने की चर्चा कहाँ आई है, तो मनुस्मृति में है। 10 गांव, 100 गांव, 1000 गांव के तौर पर ये डिटेल्स आती हैं। प्लस आपने देखा कि इसी समय गौतमीपुत्र शातकर्णी के नासिक लेख में भी पता चल रहा है कि उसने जो है ब्राह्मणों को भी गांव दान में दिए हैं, अग्रहार बांटे हैं, उसने बौद्धों को भी गांव दान में दिए हैं। तो भूमि दान का जो साक्ष्य है वो सातवाहनों के समय पर दिखाई पड़ता है, लेकिन वो धार्मिक लोगों को दिया गया है। मनुस्मृति कह रही है कि राजकीय पदाधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दान में दी जा सकती है। और इसी टाइम पर एक और बौद्ध राइटर हैं जिनका नाम है अश्वघोष। अश्वघोष जो है ये भूमि के संदर्भ में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वैसल। वैसल का मतलब है भूस्वामी। भूस्वामी या हम कह दें जागीरदार। हमने इंग्लिश में क्यों लिखा है यहाँ पर? अश्वघोष तो इंग्लिश में लिख नहीं रहे होंगे वैसल। वैसल जागीरदार को ही बोलते हैं। निश्चित रूप से सामंत के संदर्भ में भूस्वामी का पहला उल्लेख कहाँ किया गया है? अश्वघोष ने किया हुआ है। आपसे कभी भी सवाल पूछा जाए कि सामंत के संदर्भ में भूस्वामी का पहला उल्लेख किसने किया है, तो आप बताएंगे कि ये काम जो है अश्वघोष ने किया है। क्योंकि ये यूपी कमीशन में एक बार सवाल पूछा गया और वहां पर वैसल लिख दिया गया इंग्लिश में, और हिंदी में भी वैसल लिख दिया गया। तो हो सकता है कि बीपीएससी कभी अगर मान लीजिए इसी टाइप का सवाल पूछ दे, स्टेट कमीशन है, मेंबर कभी कभी कॉमन होते हैं, यहाँ से ट्रांसफर वहां से ट्रांसफर ऐसे हो जाता है। तो मान लीजिए कि अगर कभी स्टेट कमीशन बीपीएससी सवाल पूछ दे कि भूस्वामी के संदर्भ में सामंत शब्द का पहला उल्लेख किसने किया है, तो निश्चित रूप से वहां आंसर होगा आपका अश्वघोष। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि कृषि के संदर्भ में सिंचाई व्यवस्था का प्रमाण भी आपको इस समय मिलता है, और वो कहाँ मिला था? रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख में मिला हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि इस समय कृषि कार्य को भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। लेकिन कृषि कार्य के अलावा जरा देखिए हमको शिल्पों की चर्चा कहाँ कहाँ प्राप्त होती है, किस किस तरीके से प्राप्त होती है। इस टाइम पर माना जाता है कि जब व्यापार बढ़ गया था, रोमन अंपायर से बड़ी तेजी से व्यापार हो रहा था, तो शिल्प की उन्नति बहुत तेजी से हुई। शिल्पों का प्रमाण ये है कि जो बौद्ध ग्रंथ जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मिलिंद प्रश्नों है ना, या मिलिंद पन्हों, तो मिलिंद प्रश्नों में इस टाइम पर 75 प्रकार के व्यवसायों की चर्चा है। इन 75 प्रकार के व्यवसायों में 60 विभिन्न प्रकार के शिल्प से संबंधित थे। मतलब इतना ज्यादा शिल्प डेवलप हो गया था। बिहार के संदर्भ में इस समय महावंश नामक ग्रंथ में, ये वही महावंश है जो तकरीबन
5वीं शताब्दी ईस्वी में श्रीलंका वाला ग्रंथ है, भदंत महानामा इसके लेखक है, 5वीं से 10वीं तक ये लिखा गया है। तो महावंश में बिहार के संदर्भ में राजगृह का उल्लेख जब आता है तो राजगृह के संदर्भ में ही अकेले 36 प्रकार के शिल्पों की चर्चा आती है कि 36 विभिन्न प्रकार के शिल्प अकेले राजगृह में ही डेवलप हो गए थे। तो इस समय अगर शिल्प की बात कही जाए तो मैंने जैसा कहा कि बहुत उन्नत थे। प्लिनी जो नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ लिखता है वो बताता है कि भारत में बनी हुई जो कांच थी वो बड़ी उन्नत थी और कहता है हीरे के समान थी। तो जहां प्लिनी जो है भारत में बनी हुई कांच को हीरे से तुलना करा रहा है, वहीं इस समय के संदर्भ में ही एक और भी कंटेंट है और वो ये है कि भारत में बने हुए जो सूती वस्त्र हैं इनकी चर्चा बड़ी प्रमुखता से आती है। सूती वस्त्रों पर बताऊं आपको कि सबसे पहले अगर चर्चा देखी जाए सिकंदर से भी पहले तो फादर ऑफ द हिस्ट्री हेरोडोटस और ईरान के राजवैद्य टीसीएस, इन लोगों ने लिखा है कि भारतीय जो सफेद रंग की मिर्जई पहनते हैं, मिर्जई एक ओवरकोट सदरी टाइप की होती है जो जाड़े में लोग पहनते हैं, तो कहता है कि भारत में जो भारतीय लोग सफेद रंग की मिर्जई पहनते हैं वो कपास से बनी हुई होती है, मतलब कि वो रुई से बनी हुई होती है। ये हेरोडोटस और ईरान के राजवैद्य टीसीएस ने लिखा। इसके बाद जब सिकंदर का जल सेनापति है नियार्कस कहता है, ध्यान रखिएगा, नियार्कस कहता है कि भारत के लोग जो सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं वो अन्य देशों की तुलना में अधिक सफेद और चमकीले होते हैं। तो जो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे वो लोग कॉटन के, यहाँ की जो कॉटन थी वो बाकी देशों की तुलना में ज्यादा सफेद और चमकीली होती थी। मेगास्थनीज जो मौर्यों के टाइम पर था वो कहता है कि भारतीय लोग जो यहाँ पर कपड़े पहनते हैं वो ज्यादा चटकीले रंग वाले होते हैं, यानी कि जो कपड़ों की रंगाई की जाती है उन कपड़ों में ज्यादा चटक चीजें होती हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है कि नेपाल से 8 तह वाला जो कंबल आता था भिंगिसी, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता था। इसी क्रम में इन सूती वस्त्रों का निर्यात मौर्योत्तर काल में रोमन साम्राज्य को हो रहा था और सूती वस्त्रों के साथ साथ एक चर्चा जो है वो मलमल पे भी आती है और बताया गया है कि मौर्योत्तर काल में भारतीय मलमल रोमन साम्राज्य को बड़े पैमाने पर निर्यात होती थी। ये मलमल इतनी महीन सॉफ्ट होती थी कि इसको मुट्ठी के अंदर दबाया जा सकता था, जबकि इसकी 7 लेयर बनी हुई हो और उस 7 लेयर से बनी हुई मलमल की स्कर्ट रोमन साम्राज्य को एक्सपोर्ट की जाती थी। ये स्कर्ट 7 लेयर की होने के बावजूद ट्रांसपेरेंट होती थी, इसीलिए रोमन महिलाएं इसको अगर पहनती थी तो उसको अनैतिक माना जाता था। रोमन साम्राज्य ने इसी बात को ध्यान में रखकर भारत से आने वाली मलमल पर रोक लगा दी थी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये शिल्प में हमने कहा कि सूती वस्त्रों की बात भी आती है। फिर यहाँ के शिल्प मौर्योत्तर काल में कितने हाईलाइट थे ये आप इसी से समझ लीजिए कि पेरिप्लस जिसने भारत के व्यापार की चर्चा की है वो इस बात की चर्चा करता है कि भारत में कॉल्ची नामक स्थान से मोती निकाले जाते थे। ये कॉल्ची जो है ये समुद्र वाला हिस्सा है जो भी आपने देखा था, पांड्य राज्य की राजधानी कोरकई, इसको वो बोलता है कॉल्ची, कोरकई को। ये मन्नार की खाड़ी में स्थित थी पांड्य राज्य की राजधानी। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियस में बताया गया है कि ये कैदी लोग निकालते थे ये मोती, और ये मोती रोमन साम्राज्य को एक्सपोर्ट होता था। तो मोती निकालने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कॉल्ची था। ठीक,
इसके अलावा टॉलमी, जिसने ज्योग्राफिका नामक ग्रंथ लिखा है, टॉलमी बताता है कि भारत में सार्डोनिक्स पहाड़ी से, है ना, सार्डोनिक्स यानी कि ये सतपुड़ा का नाम वो ले रहा है, कहता है कि सार्डोनिक्स पहाड़ी से इसी नाम का एक पत्थर पाया जाता था जो रोमन साम्राज्य को एक्सपोर्ट किया जाता था। रोमन साम्राज्य को हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं भी एक्सपोर्ट की जाती थी। तो इस समय शिल्प में भारत काफी समृद्ध रहा था और ऐसा शायद इसलिए हो पाया था क्योंकि भारत का व्यापार बहुत बढ़ गया था। व्यापार कैसे बढ़ा था, कहां से बढ़ा हुआ था, आइए देखते हैं किस तरीके से बढ़ा हुआ था। जहां तक इस आंतरिक व्यापार की बात है तो ध्यान रखिएगा कि आंतरिक व्यापार नॉर्थ के संदर्भ में और आंतरिक व्यापार साउथ के संदर्भ में, दोनों में बढ़ा हुआ था। अगर आप नॉर्थ के संदर्भ में देखेंगे तो नॉर्थ के संदर्भ में आपने देखा कि रेशम मार्ग जो है वो नॉर्थ के ही व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था। कैसे जुड़ा हुआ था, थोड़ा सा मैप पे देखिए उसको भी, किस तरह जुड़ा हुआ था। आप ये देखिए कि जो रेशम मार्ग है उससे जो कनेक्टिंग रूट है, कनेक्टिंग व्यापारिक मार्ग है, रेड कलर से दिख रहे हैं मेजर मेजर। तो देखिए एक तो लहासा आया हुआ है तिब्बत के साइड पर, और एक ये देखिए नेपाल के साइड पर आया हुआ है, और एक को देखिए आप तो वो कश्मीर के साइड पर आया हुआ है। फिर उससे ये जो आपको ब्राउन कलर के रूट दिख रहे हैं ये विभिन्न देशों के इंटरनल ट्रेडिंग रूट हैं। और आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन कलर का एक रूट जो है वो भारत में मथुरा को कनेक्ट कर रहा है, भड़ौच को कनेक्ट कर रहा है, सिंध के बेरी गाजा को भी कनेक्ट कर रहा है, यहाँ बंगाल के ताम्रलिप्ति को भी कनेक्ट कर रहा है। तो ये रेशम मार्ग से नॉर्थ इंडिया के व्यापारिक मार्ग जुड़े हुए थे। लेकिन जब रोमन साम्राज्य से व्यापार होने लगा तो साउथ इंडिया के कई एक से व्यापारिक मार्ग भी कनेक्ट हो गए। साउथ में व्यापारिक मार्गों का जो निर्माण हुआ है ये मौर्योत्तर काल में हुआ है, क्योंकि नॉर्थ में तो मौर्यों के समय ही हो गया था। आपने पढ़ाई है, उत्तरापथ की चर्चा मेगास्थनीज करता है और बताता है कि एग्रोनोमोई का काम होता था, 10 स्टेडिया की दूरी पे पत्थर खड़े कर दिया करता था। और इस चीज को हम लोगों ने संस्था अध्यक्ष के तौर पे देखा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक ऑफिसर व्यापारिक मार्गों के निर्माण करने वाला है। तो नॉर्थ में व्यापारिक मार्गों का निर्माण मौर्यों के समय हो गया था। साउथ के अधिकांश व्यापारिक मार्गों का निर्माण मौर्योत्तर काल में हुआ। यद्यपि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा है कि उत्तर और दक्षिण के व्यापारिक मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन कराया गया है। इसका मतलब कौटिल्य के समय पर भी दक्षिण के व्यापारिक मार्ग थे, निश्चित रूप से रहे होंगे, लेकिन जब रोमन व्यापार बढ़ा है तो ये व्यापारिक मार्ग और डेवलप हो गए। तो डी.एन. झा, कृष्णमोहन श्रीमाली ने लिखा है कि दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्गों का निर्माण मौर्योत्तर काल की देन है। और हमने आपको बताया था जिस तरह उत्तरापथ था ताम्रलिप्ति से तक्षशिला तक, उसी तरह दक्षिणापथ था वो राजगृह से लेकर औरंगाबाद तक की चला आता था। अब ये जो व्यापार था इन्हीं क्षेत्रों से हुआ करता था। निश्चित रूप से जो वस्तुएं एक जगह मिलती थी दूसरी जगह भेजी जाती थी, एक्सपोर्ट के लिए भेजी जाती थी, और वो चीजें फिर रोमन अंपायर से जुड़ जाती थी। तो आइए दिखाते हैं आपको, मैप के माध्यम से बताते हैं कि ये व्यापार किस तरह संचालित हो रहा था। थोड़ा सा मैप पे निगाह दौड़ाइएगा आप, ठीक, और इस मैप को ध्यान दीजिए। आप इस मैप से ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे कहां कहां से ये व्यापार संचालित हो रहा था। जरा साउथ की लोकेशन को ध्यान दें आप, ठीक। पेरिप्लस हमको बताता है कि साउथ में 2 बड़ी व्यापारिक मंडियां थी। कहता है एक का नाम था तगर और दूसरे का था पैठन। पैठन प्रतिष्ठान है, ये गोदावरी के किनारे है। तगर वो किसी नदी के किनारे नहीं है। तगर से पेरिप्लस कहता है मलमल आता था, और पैठन से कहता है इंद्रगोप मणि आती थी। ये कार्नेलियन वाले मनकों को वो बता रहा है। तो पैठन से इंद्रगोप
मणि आती थी, तगर से मलमल आता था। ये चीजें कहता है पश्चिमी भारत के बंदरगाहों पर भेज दी जाती थी और वहां से इनको निर्यात कर दिया जाता था। पेरिप्लस इस मसालिया बंदरगाह की चर्चा करता है, मछलीपट्टनम है। कहता है यहाँ भी देश के अंदरूनी हिस्सों से सामान आता था जो एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो साउथ में इस समय कई एक से क्षेत्र डेवलप हुए थे। पेरिप्लस इसमें से पोडुका का उल्लेख भी करता है जो पांडिचेरी है। ध्यान रखिएगा कि पोडुका की खुदाइयों में रोमन कांच के कटोरे, रोमन सुराहियां, रोमन सम्राट ऑगस्टस नीरो टाइबेरियस की मोहर वाले सिक्के मिले हुए हैं। इतिहासकार कहते हैं कि पश्चिमी तट से होकर होने वाला यह व्यापार बड़ा महत्वपूर्ण था। भारत से बनी हुई चीजें रोमन साम्राज्य को जाया करती थी, रोमन साम्राज्य से बनी हुई चीजें भारत की ओर आया करती थी। और इस व्यापार में ये जो कल्याण बंदरगाह आप देख रहे हैं, कल्याण है ना, अब तो मुंबई वाले क्षेत्र में पड़ गया ये, तो कल्याण बंदरगाह की विशेष करके भूमिका थी। दक्षिण भारत के संदर्भ में ये 3 बंदरगाह विशेषकर बताए जाते हैं, तोंडी, मुजरिश और नेलसिंडा। अक्सर करके सवाल होता है कौन पश्चिमी तट के बंदरगाह थे, ये तीनों थे। ठीक, इसमें कभी कभी कोलची दे दिया जाता है, कोलची पांड्य राज की राजधानी थी, ये पश्चिमी तट का बंदरगाह नहीं था। ठीक, इसके साथ उरैयूर को दे दिया जाता है, ये भी पूर्वी तट का बंदरगाह था। और ये ध्यान रखिएगा आगे चलकर चोलों के समय पर आप पाएंगे कि कावेरी पट्टनम ये भी डेवलप हुआ एक बंदरगाह के तौर पर, वो भी पूर्वी तट का बंदरगाह था। मछलीपट्टनम, मसालिया बंदरगाह, वो भी पूर्वी तट का बंदरगाह था। और ये जो आप देख रहे हैं गंग बंदरगाह, ये ताम्रलिप्ति को वो लिख रहा है, ये भी पूर्वी तट का बंदरगाह था। तो प्रतिष्ठान भी एक बंदरगाह था, व्यापारिक मंडी भी था। ठीक, सोपारा भी बंदरगाह है, कल्याण भी बंदरगाह है, चौल भी बंदरगाह है। ठीक, मंडागोरा भी एक बंदरगाह है। और ये सारे बंदरगाहों की चर्चा है भड़ौत से लेकर बारबेरिकम, बारबेरिकम यानी लाहिरी बंदर तक का हिस्सा है। ठीक, अब देखिए इन क्षेत्रों से रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था। किस तरीके से होता था? यहां से मसाले साउथ इंडिया से बड़ी मात्रा में निकाले जाते थे। मसाले, मोती, मलमल, सूती कपड़ा, हाथी दांत और कछुए की खोपड़ी, जिसको करपर क्रिस बोलते थे। मैं लिख दूं उसको, कछुए की खोपड़ी जिसको बोलते थे करपर क्रिस। ये करपर क्रिस जो है ये श्रीलंका से लाई जाती थी। तो कछुए की खोपड़ी को श्रीलंका से लाते थे और इसको भी रोमन साम्राज्य को निर्यात कर दिया जाता था। तो रोमन साम्राज्य को दक्षिण भारत के क्षेत्र से बड़े पैमाने पर चीजें निर्यात होती थी। बदले में आयात क्या करते थे? तो बदले में आयात करते थे रोमन साम्राज्य से, वहां से सोने चांदी के सिक्के, खासतौर से सोने के सिक्के। बताया गया है कि रोमन व्यापारी अपने जहाजों में सोना भरकर लाते थे। पश्चिमी तट पर उन्होंने अपनी मंडियां बसा ली थी और बड़े पैमाने पर यहां से वस्तुएं खरीद कर ले जाते थे। तो रोमन सोने के सिक्के यहां चले आते थे। उस टाइम पर रोमन स्वर्ण मुद्रा को कहते थे सेस्टर्स। हम फिर लिखे दे रहे हैं उसको, रोमन स्वर्ण मुद्रा, उसको बोलते थे सेस्टर्स। सेस्टर्स। और प्लिनी जो है, प्लिनी नाम का लेखक जिसने नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ लिखा, वो इसी बात पर बड़े दुख के साथ कहता है कि भारत के साथ होने वाले व्यापार के कारण प्रतिवर्ष रोमन साम्राज्य का 55 करोड़ सेस्टर्स सोना भारत चला जाता है। कुछ किताबों में ये 5 करोड़ लिखा है, कहीं ये 10 करोड़ लिखा हुआ है। आप रोगले थापर की किताब उठा के देखिएगा, वहां साफ तौर से 55 करोड़ लिखा हुआ है। ये 55 करोड़ है भी। इसको अगर आप प्लिनी के ओरिजिनल ग्रंथ में देखेंगे, वहां भी 55 करोड़ सेस्टर्स लिखा हुआ है। तो 55 करोड़ सेस्टर्स सोना जो है प्रतिवर्ष भारत चला आता था। ठीक है, सोना आता था। इसके अलावा और क्या चीजें भारत आती थी? तो इसके अलावा एक मृदभांड था जिसको कहते थे एरंटाइन मृदभांड। ये एरंटाइन मृदभांड जो है, इसको इटालियन मृदभांड बोलते थे। ये चमकीले लाल रंग का होता था
और इसको इटली से मंगाते थे, इसीलिए इसको इटालियन मृदभांड बोला जाता है। तो रोमन साम्राज्य इटली से वो सामान लेकर आता था जिसकी डिमांड भारत में थी। अब इटली से रोमन कांच के कटोरे आते थे, रोमन सुराहियां आती थी, सोने के सिक्के आते थे, मदिरा आती थी जो हरी बोतलों में भरी रहती थी। हरी बोतलों में भरी हुई मदिरा, शायद शैंपेन की बात हो रही हो, क्योंकि ये जो इटली आप देख रहे हैं ना, ये तो पूरे यूरोप का व्यापारिक सेंटर था। तो पूरे यूरोप से जो व्यापारिक सामान आते थे यहाँ पर, वो भी भारत की ओर एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो एरेंटाइन मृदभांड भी आता था, हरी बोतल में भरी मदिरा भी आती थी, सोने के सिक्के भी मंगाए जाते थे, रोमन कांच के कटोरे भी मंगाए जाते थे, रोमन सुराहियां भी मंगाई जाती थी। और हमने आपको बताया कि रोमन सम्राट ऑगस्टस, टाइबेरियस, नीरो, कांस्टेंटाइन, लिसिनियस, इन सब की मोहर वाले सिक्के भारत में, दक्षिण भारत से पाए गए हैं। अब ये जो व्यापार हो रहा था, इस व्यापार में श्रेणियों की क्या भूमिका थी, सिक्कों की क्या भूमिका थी, नगरों की क्या भूमिका थी, आइए जरा आप उसको भी देखिए कि इस व्यापार में रेशम वाला तो हमने आपको बता ही दिया है, ये तो ध्यान हो गई आपको कि किस तरीके से भारतीय व्यापारी बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे और रोमन साम्राज्य को रेशम की आपूर्ति कर रहे थे, क्योंकि कुषाणों ने एक विशाल साम्राज्य बनाया, उसमें ये रेशम रूट कवर कर लिया था बीच में उन लोगों ने। अब कुल मिलाकर यहां आ जाइए जरा, ठीक। तो इस व्यापार के आंतरिक पक्ष की चर्चा हो गई, बाह्य पक्ष की चर्चा हो गई। अब जरा देखिए कि भाई परिवहन के साधन किस तरीके से थे, इस व्यापार में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती थी। तो अभी आप खुद पढ़ चुके हैं कि रोमन जहाज भारत के तट पर आते थे। निश्चित रूप से विदेश व्यापार में भारतीय व्यापारी भी जहाज का इस्तेमाल करते थे, नदियों वाले व्यापार में नाव का इस्तेमाल किया जाता था, ग्रामीण क्षेत्र के व्यापार में बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। इस समय तक चूंकि तीलियों वाला पहिया आर्यंस ले आए थे, तो तीलियों वाले पहिए के माध्यम से ये व्यापार आसान हो गया था, ठीक। फिर देखिए सिक्के, हाँ, सिक्कों की भूमिका बहुत बड़ी है। हमने आपको बताया कि गोलाई वाले सिक्के जो ढाले गए भारत में, ये यूनानी पद्धति का प्रभाव था। इनके ऊपर शासक की आकृति थी, डेट लिखी होती थी, तिथि क्रम अंकित है, यानी कि डेट यानी तिथि क्रम अंकित है, लेख लिखा हुआ है। तो सिक्के बड़े प्रमाणिक हो गए थे। ऐसे में इन सिक्कों को व्यापार में, लंबी दूरी तक के व्यापार में इस्तेमाल कर सकते थे। सोने का सिक्का सबसे पहले इंडो ग्रीकों ने चलाया, अब वही सोने का सिक्का कुषाणों ने बड़े पैमाने पे चलाया। कुषाणों ने अन्य धातुओं के सिक्के भी जारी किए, सातवाहनों के समय पर सोने का सिक्का भी जारी हुआ, चांदी का सिक्का भी जारी हुआ। चांदी पे तो सातवाहन नरेशों ने अपनी आकृति अंकित करवा दी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के चांदी के सिक्कों पर उसकी आकृति अंकित है। सातवाहन चैत्य की आकृति भी अंकित करवाते थे, शक शासक लोग भी चैत्य की आकृति अंकित करवाते थे। सातवाहनों ने बड़े पैमाने पर सस्ती धातुओं के सिक्के जारी किए, मानक सिक्का शीशे का था। तो अगर देखा जाए तो मौर्योत्तर काल की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से करेंसी बेस्ड है, और इसमें रोमन स्वर्ण मुद्राएं भी चली आ रही हैं। तो रोमन स्वर्ण मुद्राएं भी आ रही हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के लोगों ने अपना सिक्का जारी नहीं किया था। दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे, या फिर वो रोमन सिक्कों का इस्तेमाल करते थे। साउथ में इस समय हमको करेंसी नहीं मिल रही है, ठीक। वो लोग ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के आहत सिक्के इस्तेमाल करते थे, पंच मार्क्ड, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से चलने लग गए थे, जिनको ठप्पा मार के बनाते थे। उनके ऊपर कोई मानवीय आकृति नहीं होती थी, आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई होती थी। ये आहत सिक्के ज्यादातर चांदी के हैं, कुछ एक तांबे के भी मिले हैं। सोने का कोई आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का हम लोगों को नहीं मिला। उन सिक्कों में अब मौर्योत्तर काल में बड़ा परिवर्तन आ गया, और परिवर्तन व्यापार में दिखाई दिया।
तो सिक्के जो है ये मेजर रोल जब व्यापार में प्ले करने लगे तो शासक लोग सिक्कों के ऊपर तरह तरह की आकृतियां बनवाने लगे। कुषाणों ने शैव धर्म से जुड़ी हुई आकृतियां बनवाना चालू कर दी, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई आकृतियां बनवाना चालू की, शकों ने बौद्धों की आकृतियां बनवाई, सातवाहनों ने बौद्धों की आकृतियां बनवाई, सातवाहनों ने खुद अपनी आकृतियां भी बनवाई हैं। और यहाँ पर कुषाण शासकों ने तो बड़े पैमाने पर अपनी आकृतियां अंकित करवाई हैं। यहाँ तक कि अपने कुषाण देवता नाना की आकृति भी अंकित करवाई है। कुषाण शासक कनिष्क अपने सिक्के पर ओवरकोट पहने हुए और हाथ में तलवार लिए हुए ऐसे खड़ा हुआ है, टोपी लगाए हुए है, दाढ़ी है, ओवरकोट पहने हुए है और वो खड़े हुए उसकी आकृति है। ग्रीक शासक एगैथोक्लीज ने कृष्ण और बलराम की आकृति वाले सिक्के चलवाए थे। ये सवाल कई बार पूछा गया है, वासुदेव और संकर्षण की आकृति वाले सिक्के किसने चलवाए थे? ग्रीक शासक एगैथोक्लीज ने चलवाए थे। तो इस समय सिक्के जो है वो एक प्रमाणिक रूप से व्यापार में इस्तेमाल किए जा रहे थे। ठीक है, आइए देखते हैं श्रेणियों की भूमिका क्या हो गई थी। श्रेणियों को देखिए, ध्यान दीजिएगा कि 600 BC से ही श्रेणियों का अस्तित्व दिखाई देता है, यानी बुद्ध काल से ही इनका अस्तित्व दिखाई देता है। लेकिन जब मौर्योत्तर काल में इनका व्यापार बढ़ा तो श्रेणियों का रोल बढ़ गया। श्रेणियां जो होती थी इसके प्रमुख को श्रेष्ठी बोलते थे। ये श्रेणी का प्रमुख होता था और अगर श्रेणी के कुछ सदस्य कहीं पर व्यापार करने के लिए जा रहे हैं तो उस टाइम पर टेम्परेरी उन सदस्यों के नेतृत्वकर्ता को अगर किसी एक आदमी को नेतृत्व सौंप दिया जाए किसी स्थल के लिए, तो मान लीजिए आप यहां से कनाडा भेज दें, ठीक है, तो किसी भी स्थल के लिए व्यापार के लिए नेतृत्व अगर किसी को सौंप दिया जाए तो उसको सार्थवाह कहते थे। इन श्रेणियों के विषय में बताया गया है कि श्रेणियों के अपने न्यायालय भी होते थे। श्रेणियां इतना आगे बढ़ गई थी कि श्रेणियों ने अपने सिक्के भी जारी किए थे। कुछ ऐसे सिक्के हमको मौर्योत्तर काल के मिले हैं जो श्रेणियों ने जारी किए थे। जैसे हमको कौशाम्बी से एक ऐसा सिक्का मिला है जिस पर गंधीय शब्द अंकित है। ये कई बार पूछा गया है। गंधीय, गंधी का मतलब है गंध विक्रेता। इसका मतलब ये है कि ये किसी इत्र विक्रेता श्रेणी के द्वारा जारी किया गया सिक्का है। इसी तरीके से तक्षशिला से हमको कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिस पर निगम शब्द अंकित है। तो तक्षशिला से मिले हुए सिक्कों पर निगम शब्द अंकित है। श्रेणियों ने अपने सिक्के बड़े पैमाने पर जारी किए थे। ठीक है, श्रेणियां इस समय एक काम और करने लगी थी और उसको कहते थे अक्षय नीवी। ये अक्षय नीवी क्या था? अक्षय नीवी का मतलब है न्यास संपत्ति, यानी ये एक तरह की ट्रस्ट है। ध्यान रखिएगा, अगर भूमि को आपस में जोड़कर खेती किया जाए अक्षय नीवी, तो ये कुषाण काल में स्टार्ट होती है। लेकिन अगर करेंसी के संदर्भ में देखा जाए अक्षय नीवी, कि मान लीजिए एक श्रेणी में 10 लोग व्यापार कर रहे हैं, 10 लोग मिलकर थोड़ा पैसा मिला लेते हैं, तो 1 लाख रुपया हो गया, ये अक्षय नीवी है। तो मुद्रा के संदर्भ में अक्षय नीवी सातवाहन काल से ज्ञात है। अब ये क्या करते थे, सबने 10 लोगों ने पैसा मिलाया, 1 लाख रुपए हो गए। कंपनी की नेट एसेट वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख रुपया। अब कंपनी कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है, इसी पैसे से दूसरों को फाइनेंस दे सकती है, उनसे ब्याज वसूल कर सकती है और खुद किसी से उधारी लेकर उसको निश्चित ब्याज दे सकती है। ये बैंकिंग व्यवस्था वाला एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि श्रेणियां इस रूप में भी काम करने लगी थी। और इसका एग्जाम्पल कहाँ मिला था हमको? तो इसका एग्जाम्पल जो है कुषाण शासक
होविष्क के मथुरा लेख में मिला था कि यहाँ आटा पीसने वाली एक श्रेणी के पास एक ब्राह्मण ने कुछ धन जमा कराया था ताकि उसके ब्याज से वो बाकी ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था कर सके। तो श्रेणियां बैंक के रूप में भी काम करने लगी थी मौर्योत्तर काल से। श्रेणियां अक्षय निधि प्रणाली भी चलाने लग गई थी। श्रेणियों के अपने न्यायालय भी थे जो सदस्यों का वाद विवाद निपटाया करते थे। श्रेणियां क्या करती थी कि किसी भी एक प्रकार का व्यवसाय करने वाले जो लोग होते थे उन्हीं से संबंधित ये एक नाम था। तो मान लीजिए कपड़े का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनकी एक श्रेणी, धातु का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनकी एक श्रेणी। श्रेणी से ही जुड़ा हुआ एक और शब्द आप पाएंगे, ये आता है पूग और कुल के संदर्भ में। तो कहीं कहीं लोग जो है पूग को नगर की संस्था बताते हैं और कुल को परिवार की, और कहीं कहीं ये उल्टा लिखा हुआ है। बहरहाल ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही आर्थिक संगठन है। मुझे भी लगता है कुल जो है वो कुलक से बनी हुई होगी या कुलप से बनी हुई होगी, तो निश्चित रूप से ये परिवार की संस्था रही होगी, क्योंकि वैदिक काल में कुलप शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पूग जो है हो सकता है कि वो नगर क्षेत्र की संस्था रही हो, एक ही नगर में एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले अगर अपनी कोई संस्था गठित कर लेते हो, या भिन्न भिन्न नगरों में एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाली संस्था गठित कर लें, उसको श्रेणी बोलते थे और उसके प्रमुख को श्रेष्ठी बोलते थे। यहां ध्यान रखिएगा, आगे चलकर गुप्त काल में ये जो श्रेष्ठी था ये महाजनों का हेड हो गया था और व्यापारियों के हेड को सार्थवाह कहने लग गए थे। 2004 यूपीएससी में आप देखिएगा लिख के पूछा गया था गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहते थे, और दोनों ऑप्शन थे। सही आंसर था सार्थवाह। नगरों का क्या रोल रहा होगा इस मौर्योत्तर काल की ट्रेड में, ये जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया है ना कि भाई नगरों का क्या रोल रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा कि मौर्योत्तर काल में अकेले गंगा घाटी में 60 से ज्यादा नगर अस्तित्व में आ गए थे। तो गंगा घाटी में 60 से ज्यादा नगर अस्तित्व में आ गए थे। मथुरा को आप देख ही रहे हैं, प्रमुख नगर के तौर पर उभरा है। पाटलिपुत्र वगैरह राजधानी तो पहले बन गए थे, लेकिन इस समय एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में ये सब भी उभरे हैं। बंदरगाह नगर, तकरीबन 24 बंदरगाह नगरों की चर्चा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी केवल पश्चिमी तट पर करता है, और इन 60 से अधिक नगरों में 36 से ज्यादा नगर थे जिन्होंने अपने सिक्के भी चलाए थे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सारे जो परिवर्तन थे निश्चित रूप से ये किसकी देन थी? ये उस व्यापार की देन थे जो मौर्योत्तर काल में हो रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये व्यापार इतना तेज बढ़ कैसे गया था, ये पेरिप्लस कौन था जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये व्यापार जो है जब हिंद महासागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं का पता चल गया, हिंद महासागर इसी को लिखते थे एरिथ्रियन सी, और ये पता किसने लगाया? तो डीएन झा ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो सिंगल उनकी बुक आती है प्राचीन भारत पर, कि इन हवाओं का ज्ञान अरब के व्यापारियों को पहले से था। वो अरब सागर में आते थे, व्यापार करते थे। हिप्पालस नाम के एक ग्रीक नाविक इन हवाओं का पता लगाया, या उसने किसी से जान लिया, या उसको पता चल गया, जैसे भी था, हिप्पालस ने इन हवाओं से यूरोपियन जगत को भी, रोमन जगत को परिचित करा दिया। नतीजा ये हुआ कि ये व्यापार बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। पेरिप्लस ने इसी ग्राउंड पर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, सही नाम पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन डी मॉरिस लिखा, यानी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन सी में पेरिप्लस, पेरिप्लस का मतलब है नौचालन का चार्ट, हिंद महासागर में नौचालन का चार्ट। तो चूंकि हिंद महासागर काफी बड़ा हिस्सा है, तो उसने बेसिकली इस अरब सागर पे और इस लाल सागर से होने वाले व्यापार पे लिखा कि किस किस रूट से होकर व्यापार किया जाए, जहां से कोई समस्या सामने ना आने पाए। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन डी मॉरिस ये एक सही वर्ड है।
पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन डी मॉरिस। तो उसने नौचालन का चार्ट प्रस्तुत कर दिया। ग्रीक नाविक इन्हीं सबका फायदा लेकर यहां आते थे, यहां से व्यापार करते थे। क्योंकि समुद्र में तूफान आते थे, इसलिए 3 से 4 महीने की यात्रा होती थी। ये तूफान कब आते थे ये इन मानसूनी हवाओं से पता चल गया। बाद में जब मॉडर्न इंडिया का टाइम आया तो स्टीमर की खोज हो गई। अब चाहे तूफान आए कुछ भी आए, उसके विपरीत में भी स्टीमर चलाया जा सकता था। तो अब तो आप देख ही रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ गई, तो अब तो कोई मतलब नहीं रह गया। 12 महीने समुद्री यात्राएं होती है। लेकिन हिप्पालस जिसने इन मानसूनी हवाओं का पता लगाया, वो कहता है कि भारत के लोग एक विशेष महीने में समुद्री यात्राएं करते थे, और उसको लिखता है एपीफी। ये एपीफी महीना जो है जुलाई महीना है। तो कहता है भारत के लोग जुलाई मंथ में ये समुद्री यात्राएं करते थे। तो ये दोस्तों हो गया जाके मौर्योत्तर काल का आर्थिक। अब मौर्योत्तर कालीन धार्मिक और मौर्योत्तर कालीन कलात्मक गतिविधियां मौर्यों से जोड़कर अगर देख ली जाए तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि फिर हम लोगों ने काफी कुछ चीजें अरेंज कर ली है। तो फिर अगले चैप्टर में उसके लिए मिलते हैं, अगले लेक्चर में आपके साथ। नमस्कार।